उन्होंने मुझ पे एक भरोसे के तहत ही ये टिकट मुझको दिया है और मैं इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी को मायूस नहीं होने दूंगी। मेरा ये मानना है कि ओखला को एक मजबूत और हिम्मत वाले नुमाइंदे की ज़रूरत है आज की तारीख में, जो मजबूती से और हिम्मत के साथ ओखला की लड़ाई लड़े, ओखला की आवाज़ बने, असेंबली में भी मजबूती से आवाज़ उठाए, ओखला के लिए मजबूती से बजट निकलवा कर लाए, मजबूती से इलाके के हक की बात करे और उनके हुकूकों के लिए लड़े। अगर आप रोना पीटना ही करते रहेंगे कि मुझे वो काम नहीं करने दे रहा, मुझे वो रोक रहा है, मुझ पर वो जुल्म, मुझसे हो जाती, तो फिर आप नुमाइंदे के काबिल नहीं हैं। पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा यहाँ हालात ख़राब हुए। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ से महरूम रखा गया, चाहे आप वो सड़कों की बात करें, चाहे पीने के पानी की बात करें, चाहे सीवेज की बात करें, चाहे वो आप बिजली के मीटर की बात करें, चाहे वो आप ट्रैफिक की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, स्कूल की बात करें, आप बिजली की बातें करते हैं, आज भी 2-2 लाख रुपए BSES वाले मांग रहे हैं मीटर लगाने के। बहुत देर की मेहरबान आते आते दोस्तों, ओखला में सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर कांग्रेस का टिकट होगा तो किसका होगा और आखिर कांग्रेस इतना लेट क्यों कर रही है। फाइनली कांग्रेस ने भी ओखला से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और उम्मीदवार बनाया है अरीबा खान को, जो अभी वार्ड 188 की मौजूदा काउंसलर है और फॉर्मर MLA आसिम मोहम्मद खान की बेटी है। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। अरीबा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया शिबली भाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कांग्रेस पार्टी की कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया। जो हमारे लीडरान हैं कांग्रेस के, हमारे हाई कमांड आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, और जो हमारी स्टेट लीडरशिप है, हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, हमारे प्रभारी काजी निज़ामुद्दीन साहब, दानिश अबरार साहब और जितने भी तमाम कांग्रेस के लीडरान हैं, मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से मुझ पे ये भरोसा जताया, मुझ पे ये यकीन जताया कि जिस तरीके से 2 साल पहले उन्होंने हमें काउंसलर का टिकट दिया था और हमने मजबूती से ये सीट जीत कर कांग्रेस की झोली में डाली थी, और इस बार भी इंशाल्लाह उन्होंने मुझ पे एक भरोसे के तहत ही ये टिकट मुझको दिया है और मैं इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी को मायूस नहीं होने दूँगी इस बार भी। अरीबा मुझे ये बताइए, मुझे बहुत सारे लोग मिलते थे जो आपके हमदर्द हैं, कांग्रेस के हमदर्द हैं, वो लोग पूछते थे शिबली भाई आखिर कांग्रेस की टिकट में देरी हो क्यों रही है। मुझे जरा प्लीज़ ये बताइए, आखिर पार्टी आपका नाम ऐलान करने में या किसी और का भी इतना देर कर क्यों रही थी? नहीं देखिए, वो तो एक कांग्रेस का एक सिस्टम है, एक पॉलिसी है, जिसके तहत वो एक सिस्टम के तहत एक लिस्ट निकलती हैं, और मेरा तो काउंसलर का टिकट भी एक रात पहले ही हुआ था नॉमिनेशन से। इस बार तो फिर भी 3-4 दिन नॉमिनेशन में है, अभी 17 तक। तो ये तो देखिए पार्टी की एक पॉलिसी है, उसी के तहत उन्होंने उसको फॉलो अप करके किया है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, लिस्ट आज आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें पार्टी ने मुझे फिर से मुझ पर भरोसा जताया है और मैं पार्टी की मजबूत सिपाही होते हुए पार्टी को इंशाल्लाह इस सीट से जीत दर्ज कराएंगे। अरीबा मुझे ये बताइए, मान लीजिए कुछ देर के लिए कि लोग अहमदुल्ला खान से, उनके काम से नाराज़ हैं, लेकिन केजरीवाल को लोग बहुत पसंद करते हैं। बहुत से लोग अहमदुल्ला खान को जानते भी नहीं, लेकिन उनके जहन में बैठा हुआ है कि मुझे केजरीवाल के झाड़ू पे वोट देना है। तो ऐसे में अहमदुल्ला खान का मुकाबला अरीबा कैसे करेगी? देखिए, मैं शिबली भाई मैं नहीं मानती ये बात कि लोगों पे आज भी केजरीवाल की वो छवि है या वो छाप है जो आज से 10 साल पहले थी। ठीक है, बेशक 10 साल पहले एक हवा चली थी और जिसमें लोग, मासूम लोग बह गए थे, लेकिन मैं कहती हूँ वो भी अच्छा हुआ, क्योंकि आप जब तक किसी को मौका नहीं देते हैं तब तक आप उसको परख नहीं पाते हैं। मौका भी देना ज़रूरी था परखने के लिए, और परखा भी गया और उसका नतीजा जो है वो आज आपके सामने है। जिस एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी से केजरीवाल काम करते हैं, तो ऐसे संघी और RSS आइडियोलॉजी के आदमी की क्या छवि होगी आज की तारीख में ओखला के मुसलमानों पे, आप मुझे बताइए। जिसने लगातार अपने टर्म्स में, जब इलेक्शन नहीं भी थे और जब इलेक्शन थे, हमेशा एक एंटी मुस्लिम अप्रोच रखी। आप चाहे CA/NRC का टाइम ले लीजिए, जब केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर नहीं है, अगर 1 घंटे के लिए दिल्ली पुलिस मुझे मिल जाए तो मैं पूरा शाहीन बाग का प्रोटेस्ट उखड़वा के फेंक दूंगा। ये वही केजरीवाल है जिसने दिल्ली के दंगे 2020 में जमुना पार में कत्ले आम हो रहा था, और ये सिटिंग CM होते हुए एक ये सर्वे भी, एक ये वो भी है कि किसी भी स्टेट में
24 घंटे से ज़्यादा राइट्स नहीं चल सकते हैं अगर सीएम इंटरफेयर कर जाए। और दिल्ली में 3 दिन तक राइट्स चले थे, कत्लेआम हुआ था और केजरीवाल झांका नहीं जाकर। आवाज़ उठाना तो बहुत दूर की, मतलब ना आवाज़ उठाई ना झांका वहाँ जाकर, ना लोगों के, और राइट्स के बाद भी जाके उनको मुआवजे की बात करी। आज तक उन लोगों को मुआवजा तक नहीं दिया गया है इस सरकार के द्वारा। आप ये देखिए कि अभी हाल फिलहाल में संभल का मुद्दा हुआ, बहराइच जला, कितने मुद्दे हुए जहाँ मुसलमानों पे जुल्म और ज्यादती हुई, या दलितों पे हुई, या पिछड़ों पे हुई, या माइनॉरिटीज़ पे हुई। किन चीज़ों पे केजरीवाल ने आवाज़ उठाई, आप मुझे बताइए। बांग्लादेश में, एक दूसरे मुल्क में माइनॉरिटीज़ पे ज्यादती होती है, बिल्कुल गलत होती है। हम भी कहते हैं कि किसी भी मुल्क में माइनॉरिटीज़ पे ज्यादती नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो माइनॉरिटी है वहाँ पर। लेकिन आप वहाँ के लिए तो आवाज़ उठाते हैं केजरीवाल जी, लेकिन जब अपने ही मुल्क में संभल में कत्लेआम होता है, बच्चों को मारा जाता है, तो वहाँ के लिए आप आवाज़ नहीं उठाते हैं, वहाँ के बच्चों के लिए आपका दर्द नहीं जागता है। इसी तरीके से आप देखिए अभी हाल फिलहाल में एग्जाम्पल के एक नरेश यादव नाम के आदमी को केजरीवाल जी टिकट से नवाजते हैं और किस तरीके से उसको कन्विक्ट किया जाता है कोर्ट द्वारा कि उन्होंने कुरान की बेहुरमती करी है, बेअदबी करी है, और सिर्फ चार्जेस नहीं, उसको गिल्टी प्रूफ किया जाता है। कोर्ट उसको गिल्टी प्रूफ करती है, उसके बाद 2 दिन बाद उसको टिकट दिया जाता है। आप इसी से समझिए वो किस आइडियोलॉजी के हैं। मरकज़ का मुद्दा इतना बड़ा है, जिस वक्त कोविड फैल रहा था तो यही केजरीवाल और सिसोदिया थे जिन्होंने नेशनल मीडिया में बैठ के ये कहा था कि ना मंदिर ना गुरुद्वारे, ये सिर्फ मरकज है जो पूरे हिंदुस्तान में कोविड फैला रहा है। यही अल्फाज थे सिसोदिया के और केजरीवाल के कि मरकज की वजह से पूरे मुल्क में कोविड फैल रहा है। और आपने अपने एक स्टेटमेंट से पूरे मुल्क के मुसलमानों को पिटने के लिए छोड़ दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। सब्जी रेडी वालों के आधार कार्ड छीन छीन के उन्हें पीटा जा रहा था कि तुम लोग कोविड फैला रहे हो। चेक किया जा रहा था मुसलमानों तुम लोग कोविड फैला रहे हो, उन्हें मारा जा रहा था। मौलाना साद साहब पे आपने FIR करवाई इसी इल्ज़ामात में कि वो कोविड फैला रहे हैं। तो देखिए किस तरीके की आइडियोलॉजी केजरीवाल रखते हैं वो सबके सामने जाहिर है। ये तो हो गई उनकी आइडियोलॉजी की बात। आप मुझे ये बताइए, जो केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते हैं दिल्ली में कि उन्होंने विकास कराया, उन्होंने काम कराया, वो फलाना मॉडल लाए, वो ये स्कीम लाए, मुझे ये बताइए कि ओखला विधानसभा में पिछले 10 सालों में केजरीवाल ने क्या दिया। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में 99% पानी हमने प्रोवाइड कर दिया है। क्या 99% में वो ओखला विधानसभा को काउंट नहीं करते? उस 1% में क्यों आपने ओखला विधानसभा को छोड़ दिया? क्योंकि यहाँ मुसलमान रहते हैं, ये यहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, इसलिए आपने उसको निगलेक्ट किया इस एरिया को। आपने एक भी नया हॉस्पिटल ओखला में नहीं खुलवाया, आपने एक भी नया स्कूल ओखला में नहीं खुलवाया। जो चल भी रहे थे स्कूल उनकी भी आपने क्लासेस कम करवा दी। एक भी यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल आज की तारीख में मौजूद नहीं है सरकारी। आपने यहाँ पानी दिया। आप बिजली की बातें करते हैं, आज भी 2-2 लाख रुपए BSES वाले मांग रहे हैं मीटर लगाने के। अभी कुछ दिन पहले का वाकया है बटला हाउस का कि एडमिनिस्ट्रेशन की हिम्मतें इतनी बढ़ गई हैं कि अब वो अपने ऑफिस में रिश्वत नहीं मांग रहे, वो घरों में घुस के रिश्वत मांग रहे हैं। अरीवा एक चीज़ ये बताइए, आखिर ओखला के लोग अरीवा को वोट क्यों दें? अरीवा ऐसा क्या कर देगी जो अमानत साहब नहीं कर सके हैं? देखिए पिछले 10 सालों में शिबली भाई ओखला को बेसिक फैसिलिटीज़ और अम्यूनिटीज़ से बहुत ही महरूम रखा गया। और देखिए मैं वाहिद एक ऐसी मतलब यहाँ कैंडिडेट हूँ ओखला की, एक वाहिद कैंडिडेट हूँ जो ओखला की सरजमीन पे ही पैदा हुई। मैंने अपना पूरा बचपन ओखला में गुजारा, इन्हीं गलियों में, इन्हीं मोहल्लों में मैंने अपना बचपन गुजारा। और मैंने अपने बचपन में वो वक्त देखा जब शीला जी की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी और ओखला बड़ा खुशहाल रहता था। और फिर मैंने बड़े होने के बाद वो वक्त भी देखा जब यहाँ बदहाली छा गई। पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा यहाँ हालात ख़राब हुए। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ से महरूम रखा गया, चाहे आप वो सड़कों की बात करें, चाहे पीने के पानी की बात करें, चाहे सीवेज की बात करें, चाहे जो सीवेज का सिस्टम है सीवरों का, चाहे वो आप बिजली के मीटर की बात करें, चाहे वो आप ट्रैफिक की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, स्कूल की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन जिस लेवल पे यहाँ हावी हो गया है उसकी बात करें, यहाँ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। और वो मुद्दे क्यों आज की तारीख में इतने बढ़ गए हैं? अगर इनमें 10 सालों में कोई काम हुआ होता तो आज ये मुद्दे एग्जिस्ट भी नहीं करते। लेकिन क्योंकि 10 सालों में कोई काम ही नहीं हुआ है, इसलिए आज ये मुद्दे इतने पनप चुके हैं। आप भी जामिया से हैं जी, शफार रहमान साहब भी जामिया से हैं, अहमदुल्ला खान भी जामिया से हैं, तो इस तरह लोग बहुत कंफ्यूज है जामिया वाले। अब क्या करें, ऐसे में क्या होगा? नहीं देखिए, रही बात शिफा भाई की, अगर मैं बात करूं तो शिफा भाई मेरे बड़े भाई हैं
और उनकी जो अहलियाँ हैं वो मेरी, वैसे मैं उन्हें भाभी कहती हूँ लेकिन मेरे लिए बहन समान है। और उनकी फैमिली से देखिए हमें बहुत ज़्यादा उनसियत भी है और हमदर्दी भी है, जो पिछले 4.5 साल 4.25 सालों से जिस चीज़ से वो गुजर रहे हैं, तो बहुत तकलीफ़देह है किसी भी फैमिली के लिए। अभी आपने देखा होगा, मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात कही थी ओवैसी साहब के लिए कि जब यहाँ शाहीन बाग में CNRC का प्रोटेस्ट हुआ, उस टाइम पे असदुद्दीन ओवैसी साहब कहाँ थे? जब जामिया यूनिवर्सिटी पे बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया, हमारे भाइयों पे लाठीचार्ज किया गया, उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब कहाँ थे? जब दिल्ली में दंगे हुए, कत्लेआम हुआ, उस वक्त ओवैसी साहब कहाँ थे? जब शिफाउर रहमान साहब को अरेस्ट करा गया, उस वक्त ओवैसी साहब क्यों नहीं आए? जब 4.5 साल हो गए शिफा भाई को जेल में, 4.5 साल उनको बेकसूर हैं वो बेचारे, उनको बिना वजह के इल्ज़ामात में जेल में डाला हुआ है। 4.5 सालों में ओवैसी साहब को शिफा भाई याद नहीं आए, लेकिन आज उनको याद आए शिफा भाई, क्योंकि ओवैसी साहब को अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करना है। उनको अगर असल में हमदर्दी होती शिफा भाई से, या हज़ारों पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, आज भी हज़ारों ऐसे मुसलमान भाई हैं जो बेगुनाह हैं, जिनको ज़बरदस्ती के इल्ज़ामातों में जेलों में डाल रखा है आज भी। आप मुझे बताइए किसके लिए ओवैसी साहब ने कोई लीगल एड प्रोवाइड करी? जब CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त भी वाहिद कांग्रेस पार्टी थी जो लोगों के साथ खड़ी थी, जो आवाम के साथ खड़ी थी, वहाँ पे शाहीन बाग में भी और जामिया में भी। वो स्टेजों पे भी खड़े हुए, उन्होंने ओपनली सपोर्ट करा हर तरीके से। जब आपके दंगे हुए तब भी राहुल गांधी जी ही एक वाहिद नेता थे जो मौजूद थे। जब ना केजरीवाल, संगी केजरीवाल वहाँ पे थे, ना BJP से तो मैं उसको तो किसी गिनती में नहीं लेती, ना आपके ओवैसी साहब वहाँ पहुँचे थे। सिर्फ जुमलेबाजी से देखिए चीज़ें नहीं होती हैं। जुमलेबाजी तो मोदी भी करते हैं, वही काम ओवैसी साहब भी करते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो हमदर्दी आज ही क्यों आई? अगर अभी इलेक्शन नहीं होते तो अभी भी उनको शिफा भाई की कोई वजूद का भी नहीं पता होता शायद उनको, और ना उनकी कोई फैमिली की फिक्र होती। फैमिली कोई आज ही थोड़ी सफ़र कर रही है, वो तो 4.5 साल से सफ़र कर रही है। शिफा भाई 4.5 साल से बेकसूर अंदर है, तब क्यों नहीं ओवैसी साहब उनके लिए आए आवाज़ उठाने? आज भी कांग्रेस के जो लीडरान हैं, हाई कमांड लीडरान, सलमान खुर्शीद साहब फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं अनगिनत पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। कई सारे लोग हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट सलमान साहब लीगल एड। तो कांग्रेस पार्टी तो देखिए हमेशा, आप संभल का भी मुद्दा, ये तो चलिए मैंने यहाँ की बात कर ली, संभल का मुद्दा ले लीजिए। राहुल गांधी जी निकले मिलने के लिए, नहीं मुलाकात हो पाई, रोक दिया गया, तो यहाँ मुलाकात करी दिल्ली में उनकी फैमिली से, बच्चों की। तो हर तरीके से देखिए ओवैसी साहब जो है वो क्लियर है। आप बैरिस्टर हैं, आप रिसोर्सफुल हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपको चाहिए था कि आप टिकट देकर इस्तेमाल करने की बजाय आप उनको लीगल एड प्रोवाइड करें, अगर आपको उनसे हमदर्दी और आप चाहते हैं कि वो जेल से बाहर आएँ और उनकी ज़िंदगी आसान हो, उनके बच्चों की ज़िंदगी आसान हो। लेकिन आप क्योंकि अपना पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ही काम करते हैं तो वही कर रहे हैं। अरे वाह, आपके अब्बा का अपना एक ख़ास स्टाइल है। वो जब कैंपेन करते हैं वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। तो हम क्या, और आपकी तारीफ़ लोग बहुत करते हैं कि अरीबा बहुत सोबर है, इंटेलिजेंट है, बहुत बेहतरीन तरीके से बोलती है, लफ्ज़ों का इंतखाब बहुत अच्छे से करती है, क्या सेंटेंस बोलना चाहिए हमें, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो अगर हम क्रिकेट की ज़बान में समझें तो क्या हम ये समझें कि इस पूरे इलेक्शन के दौरान जब तक कैंपेन चलेगा तो आसिफ साहब अंधाधुन बैटिंग करेंगे, जिधर मारना मारते रहो उल्टा सीधा, और आप बिल्कुल संभल के बल्लेबाजी कीजिएगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि मेरी जो तरबियत है वो मेरे वालिद साहब ने ही करी है, और जिस तरबियत की आप कह रहे हैं कि लोग तारीफ़ करते हैं वो उन्हीं की देन है, और अल्लाह ताला ने एक सलाह, तो वो ज़रा अलग है वो बात सही है। लेकिन देखिए जिस तरीके की मजबूत आवाज़ उन्होंने हमेशा इलाके के लिए उठाई है, या मजबूती से नुमाइंदगी करी है लोगों के लिए, हमेशा हुकूकों की लड़ाई लड़ी, कभी अपने पर्सनल बेनिफिट्स या किसी करप्शन के चार्जेस में कभी उनको मुब्तला नहीं हुए, बल्कि हमेशा लोगों के लिए आवाज़ उठाई। और आप वो वक्त भी सब जानते हैं, ओखला की आवाम वाकिफ़ है उस वक्त से कि जब पुलिस दिखती भी नहीं थी, थानों से बाहर नहीं निकलती थी, एडमिनिस्ट्रेशन कोई हावी नहीं था, जो बहुत अच्छे हालात थे ओखला के। और देखिए कहीं ना कहीं मैं फिर वही बात कहूँगी, मैं बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन हूँ, मेरा जो लोग कहते हैं या जो भी मेरे लिए ओपिनियन रखते हैं, लेकिन शिबली भाई मेरा ये मानना है कि ओखला को एक मजबूत और हिम्मत वाले नुमाइंदे की ज़रूरत है आज
आज की तारीख में जो मजबूती से और हिम्मत के साथ ओखला की लड़ाई लड़े, ओखला की आवाज़ बने, असेंबली में भी मजबूती से आवाज़ उठाए ओखला के लिए, मजबूती से बजट निकलवा कर लाए, मजबूती से इलाके के हक की बात करे और उनके हुकूकों के लिए लड़े। अगर आप रोना पीटना ही करते रहेंगे कि मुझे वो काम नहीं करने दे रहा, मुझे वो रोक रहा है, मुझ पर वो जुल्म, मुझसे हो जाती, तो फिर आप नुमाइंदे के काबिल नहीं हैं। नुमाइंदा लोग चुनते ही इसीलिए हैं कि जो मजलूम है वो अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहा, तो नुमाइंदा मजबूती से उसकी आवाज़ आगे तक पहुंचाएगा। नुमाइंदा जब तक मजबूत नहीं होगा आपका, जब तक वो मजबूती से आपकी बात को आगे नहीं रखेगा, तब तक आपका कुछ भला नहीं हो पाएगा इलाके का। और ये बात मैंने अपने वालिद साहब से सीखी है कि जब तक आप एक मजबूत लीडर नहीं बनेंगे, हिम्मत वाले, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग आप लीडरशिप नहीं लेकर आएंगे, तब तक ना आप अपने इलाके में काम करा पाएंगे, ना आप अपने लोगों की हक की आवाज़ बन के, आप तो खुद ही मजलूम बने रहेंगे तो आप लोगों के लिए क्या आवाज़ उठाएंगे। तो जब आप खुद मजबूत होंगे और हिम्मत से काम लेंगे, तभी आप लोगों के लिए भी एक कहते ना एक सुरक्षा कवच की तरह खड़े रहेंगे और अपने लोगों की एक हिफाजत का जरिया भी बनेंगे। हिफाजत तो अल्लाह करता है, लेकिन जरिया बनाता है, तो एक जरिया आप बनेंगे कहीं ना कहीं। इसीलिए देखिए मैंने उनसे ये सीखा है और कहीं ना कहीं मेरी भी यही मानना है कि हम मजबूती के साथ जो डेवलपमेंट का इशू है, इलाके का बहुत बड़ा इशू है डेवलपमेंट का, उसके मुद्दे को लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे, मजबूती से बात रखेंगे और मजबूती से इंशाल्लाह अगर हमें नुमाइंदे के तौर पर लोग यहाँ के चुनते हैं तो मजबूती से विधानसभा में भी आवाज़ उठाएंगे ओखला की। और जो MLA फंड होता है वो तो एक फिक्स्ड फंड है, उसके अलावा मैं वादा करती हूँ कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा बजट में लेकर आऊँगी ओखला के लिए। अरे मुझे एक चीज़ बताइए, बहुत बढ़िया। अरे मुझे एक बताइए, जो सीरियस वोटर हैं ओखला के, उनको एक कन्फ्यूज़न ये है, वो टेंशन में ये है कि शफा भाई से हमदर्दी है उनकी, अहमदुल्ला खान के जो अपने वोटर हैं वो तो हैं ही, आम आदमी पार्टी के जो वोटर हैं वो हैं, आपके वालिद खुद बहुत मजबूत रहे हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, यूथ बहुत पसंद करते हैं, औरतें बहुत पसंद करती हैं। तो जो सीरियस वोटर है वो बड़ा कन्फ्यूज़ है कि इन सब में अगर वोट बढ़ गया, सबने अच्छे अच्छे वोट हासिल कर लिए, तो क्या ओखला से BJP जीत जाएगी? देखिए जो आप बात कह रहे हैं कि जो वोटर्स थोड़ा, देखिए वोटर्स का सिंपल प्लेन एजेंडा इस इलेक्शन में एक ही रहेगा, डेवलपमेंट। क्योंकि ओखला का कोई विकास नहीं हुआ है पिछले 10 सालों में, यहाँ कोई काम नहीं हुए हैं, जगह जगह सीवर का पानी भरा हुआ है, पीने का पानी यहाँ नहीं आया। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने 99% पानी दे दिया है, ओखला में नहीं आया। बिजली के मीटर का करप्शन, जो भी यहाँ पे बुनियादी मुद्दे हैं वो इतने हैं कि लोगों का सिर्फ एक एजेंडा है। देखिए मैं एक बात आपसे कहूँगी कि मैं इस इलेक्शन को बहुत ही सीरियसनेस और मजबूती के साथ, मेरा सोल फोकस जो है वो डेवलपमेंट पे रहने वाला है। मैं किसी कॉन्ट्रोवर्शियल बात में नहीं पढ़ना चाहती, मैं किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहती, क्योंकि लोगों को आज की तारीख में कंट्रोवर्सी, सिंपैथी, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। जो आदमी रोज़ अपने पांचे गंदे पानी में गीले करके जा रहा है, उसको सिर्फ काम चाहिए। जिसकी गली 2-2 साल से खुदी हुई है, जिसके बच्चे गिर रहे हैं खेलते हुए, उसको काम चाहिए। जिसके घरों में गंदा पानी आ रहा है, उसको काम चाहिए। जो चोरी की बिजली चला रहा है, फिर उस पर क्योंकि उसको लीगल तरीके से मीटर नहीं मिल रहा है, फिर वो मजबूरन बिजली चला रहा है चोरी से, उसके बाद उस पर यही डिपार्टमेंट रेड डालता है, फिर उसको सेटल कराया जाता है, उसमें उगाई करी जाती है। जो इन चीज़ों से जूझ रहा है उसके लिए देखिए कोई फैक्टर काम नहीं करेगा आज की तारीख में, ना सिंपैथी, ना कोई और चीज़, ना बेचारगी। मतलब जो ये विधायक साहब कहते रहते हैं मुझे काम नहीं करने दे रहे, ये नहीं हो दे रहा, उसको डेवलपमेंट चाहिए। जो मजबूत नुमाइंदगी करेगा वो पब्लिक उसको पसंद करेगी और वोट करेगी। और देखिए जो आप बात कह रहे हैं कि वोट बढ़ जाएगा, BJP जीत जाएगी, मैं इस बात को तौहीन समझती हूँ। देखिए मैं इस बात को बहुत बड़ी तौहीन समझती हूँ कि मैं अपने मुसलमान भाई बहनों को डरा के वोट लूँ कि वोट मुझे दो एक तरफा, नहीं तो BJP जीत जाएगी। मेरे ईमान में नहीं है ये चीज़, ना मेरी तरबियत में है कि मैं मुसलमानों को डराऊँ, अपने भाई बहनों को डराऊँ कि अरे BJP जीत जाएगी, वोट दे दो। यहाँ का मुसलमान पढ़ा लिखा मुसलमान है और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरता है, किसी और से नहीं डरता, डरना भी नहीं चाहिए। मजबूती से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे यहाँ की पब्लिक, और जो मजबूत नुमाइंदा होगा उसको एक तरफा जिताएंगे। क्योंकि हमारे फरहान साहब भी गुस्सा हो रहे हैं, हमारे मुबशिर साहब भी गुस्सा हो रहे हैं, दो लोग हमारे गुस्सा हो रहे हैं। तो बस ये आखिरी सवाल, अरीबा आप ऑलरेडी यहाँ से काउंसलर हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपने काउंसलर रहते हुए इतना काम किया है कि लोग आपको पसंद करेंगे, या आपको डर लगता है कि
कुछ काम हमने नहीं किया है, लोग नाराज़ तो नहीं है? नहीं, देखिए, मेरा जो वार्ड है अबुल फजल एनक्लेव, ये 99% अनऑथराइज्ड वार्ड है। और अनऑथराइज्ड वार्ड में ये फैक्ट है कि एमसीडी की बहुत लिमिटेशंस होती हैं। एमसीडी बहुत ज़्यादा काम अनऑथराइज्ड में नहीं कर सकती। ये बात लगातार हम 2 साल से कह रहे हैं। और देखिए, जिस तरीके से एमसीडी में लिमिटेशंस है, उसके बावजूद हम जद्दोजहद कर करके कोशिश कर रहे हैं काम करने की। हमने अलशिफा के सामने का कूड़ेदान हटवाया, हमने जो स्ट्रीट हाई मास लाइट्स 3 नंबर पे और रेत के टीले पे लगवाई, हमने इंक्रोचमेंट पे काम करा, हमने हर मुमकिन कोशिश करी कि जितना हमसे हो सकता है हमने वो काम भी करे जो विधायक साहब के अंडर आते हैं, जैसे कि सीवर की सफाई का काम। लगातार 2 साल से मैं सीवर सफाई का भी काम करवा रही हूँ, अपनी जेब से करा रही हूँ, क्योंकि हमारे पास सरकारी लेबर, विधायक जी के पास है 50 लेबर सरकारी, हमारे पास एक भी सरकारी लेबर सीवर की नहीं है, झाड़ू की लेबर है। तो देखिए, हम तो वो भी काम कर रहे हैं जो विधायक जी के अंडर आते हैं। तो इस वजह से, लेकिन हाँ, ये बात है कि क्योंकि ओखला जो है वो 70% अनऑथराइज आप समझिए एरिया है विधानसभा, तो क्योंकि अनऑथराइज में एमसीडी की लिमिटेशंस होती हैं, वो ज़्यादा काम नहीं करती। लेकिन जो एक एमएलए होता है उसकी हदें काफ़ी बड़ी होती हैं और वो उसमें बहुत मजबूती से काम कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल मेरे वालिद साहब का टर्म है, उन्होंने किस तरीके से काम करा एमएलए बनने के बाद। जबकि शिबली भाई, उस वक्त एमएलए फंड 1 साल का 4 करोड़ होता था और हमारे भाई साहब 2 बार विधायक रहे, लेकिन टाइम उनको 5 साल का ही मिला, एक बार 4 साल, एक बार 10 महीने। उन 5 साल में कुल 20 करोड़ रुपए उन्हें एमएलए फंड मिला। उसके बावजूद उन्होंने एक्स्ट्रा फंड भी निकलवाया, एक्स्ट्रा बजट भी निकलवाया और इतना काम करा कि कोई गली ऐसी नहीं थी जो उन्होंने नहीं बनाई हो। खिजराबाद से लेकर खादर तक उन्होंने पूरे एरिया की सड़कें, गलियां सब बनाई और उसके ऊपर 450 करोड़ का टेंडर LNT का सीवर का, ये जो आज आप पूरे इलाके में देख रहे हैं ना सीवर डल रहा है, ये वही टेंडर है जो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया पिछले 10-12 सालों में। तो देखिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी कोशिश है कि हम इन पे काम भी करेंगे और जो भी लोगों के मुद्दे हैं इंशाल्लाह हम उस पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे।